नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। आप लोग काफी समय से अब मुझे यहाँ पर देखने के आदी हो गए हैं। मैं यहाँ पर इंडिका टुडे की तरफ से एक पॉडकास्ट श्रृंखला लेकर आया हूँ, जिसमें पिछले कई समय से आप लोग करीब करीब 6 सप्ताह से आप लोग नए नए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। नए लोगों से मेरा तात्पर्य यह है कि वो जो लोग कार्य तो कर रहे हैं, पीछे काम तो करते हैं, बट सामने नहीं आते। अभी तक आपने सिर्फ मुलाकात की थी लेखकों से। आज मैं थोड़ा हटकर एक नए शख्स को आपके सामने लेकर आया हूँ। देखा ये गया है, आज तक हम लोग जब बात करते हैं, अपनी नई पीढ़ी की बात करते हैं, तो हमारी एक यही शिकायत रहती है कि उनको हमारे इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा, आमतौर पर आज का जो ब्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूब के ब्लॉगर्स हैं, वो लोग किसी भी एक ऐसे चौराहे पर पहुंच जाएंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे, और वो जब सवाल गलत बताएंगे तो उस पर हंसी होती है। तो ये हम लोग दोष उन्हीं को देते हैं, बट इसके लिए कार्य कोई नहीं करता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मित्र, जिनसे आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य शुरू किया है। वो कार्य मेरे मुझे लगता है कि ये आज जिस स्थिति में है और आगे चलकर जो वो आयाम पहुंचने वाले हैं उसका, वो एक अ, इतिहास ही रचने वाला है। और आइए आपकी हम मुलाकात करवाते हैं गौरव तिवारी जी से। गौरव तिवारी, नमस्कार। नमस्कार जी गौरव जी, आपको पकड़ना मुश्किल था, बट हम आपको हमको लेकर ही आ गए। हम आपको, मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, और ये केवल कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है। आप बल्कि उसका उल्टा कर रहे हैं, जो कि कट कॉपी पेस्ट करते हैं उनको सही कर रहे हैं। तो आप जरा अपने मंच के बारे में बताइए। ये माय सूत्रधार जो मंच है, जो यूट्यूब पर इसका चैनल है, ऑनलाइन आप इसमें ब्लॉग भी लिखते हैं, ये क्या है और ये कब शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। तो सूत्रधार के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ लोगों को, जिससे पता लगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। कुछ समय तो पहले तक मैं लोगों को बोलता था कि आप गूगल मैप में ढूंढ नहीं पाओगे उसको। और मेरे गांव की आबादी आज भी अगर आप देखोगे तो 4-5 हजार से ज्यादा नहीं होगी। वहां से फिर मैं एक छोटे कस्बे में आया, जहानाबाद करके एक कस्बा है। तो फिर वहां से कानपुर में आए, कानपुर से फिर हम आईआईटी बॉम्बे पढ़ने चले गए। अब आईआईटी बॉम्बे में 4 साल पढ़ाई करने के बाद फिर हमने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 15-16 साल जॉब की। और तब तक मैं एक पिता बन चुका था। मेरी बेटी 3 साल की थी, और मेरे माता पिता वहां पर का मुंबई में रहता था मैं, वहां उसका जन्मदिन मनाने आए हुए थे। और मैंने ये ध्यान दिया कि मेरी मम्मी शिव पुराण पढ़ रही थी। मेरे पिताजी, मैंने अपनी बच्ची को कहानियां सुनाने के लिए पंचतंत्र की पुस्तक खरीदी थी, मेरे पिताजी वो पढ़ रहे थे। और मेरी बेटी टीवी पर बैठे पेपा पिग देख रही थी। और उनके बीच में बैठा मैं ये सोच रहा था कि ये जनरेशन गैप जो है ये मैं हूं, और इसको कैसे भरा जाए। फिर मतलब उसमें मैंने सोचना चालू किया कि भाई ये जो चीज है इसको कैसे सुधारा जाए, क्योंकि मुझे ये क्लियरली लग रहा था कि ये एक समस्या है। लोगों को जनरली ये समस्या नहीं लगती है, वो बेसिकली डे टू डे रूटीन में चलते रहते हैं, उनको एहसास नहीं होता कि इसमें ये कितनी बड़ी समस्या है। और वो समस्या के बारे में जब और सोचा तो ये लगा कि भाई जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग पले बड़े ज्वाइंट फैमिली में, मेरे घर में 33 लोग रहते थे जब मैं बड़ा हो रहा था। तो घर में आपके इतने सारे लोग होते हैं, कजन्स, अंकल आंटी, चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी। इनमें से एक ना एक हर घर में सदस्य होता है जो बच्चों को कहानियां सुनाता है, और वो सदस्य बच्चों का फेवरेट सदस्य होता था। और हम लोग उस कहानी वाले समय को लुक फॉरवर्ड किया करते थे कि भाई रात में सोने से पहले 1 घंटा चाची के साथ बैठकर कहानियां सुने। मेरे केस में वो मेरी चाची हुआ करती थी, वो सदस्य घर का। और वो कहानियां क्या थी? वो कहानियां थी कि भाई राजा बलि की कहानी सुनाई उन्होंने, रामचंद्र जी, कृष्ण जी की कहानियां सुनाई, और उससे हमको एक प्रोनाउंस नहीं होता था लेकिन एक मोरल लेसन मिलता था। वो ये कह के नहीं बोलते थे कि बेटा ये करो ये नहीं करो, लेकिन जब कहानी में आप सुन रहे हैं तो आपको लगता था कि भाई अर्जुन की तरह बनना चाहिए, राइट, हाँ, आपको जब श्री कृष्ण की तरह। श्री रामचंद्र जी के बारे में जब बताते थे कि वो अपने पिता से कितना स्नेह करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष, तो वो एक शिक्षा ही दी जा रही होती थी कि करेक्ट। आपको अपने
पूजने लोगों का आदर तो करना। और मुझे एक ये, मैं इनफैक्ट कल किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनको बोला कि हम लोगों ने 800 साल का फॉरेन इन्वेजन बर्दाश्त किया, करेक्ट, और 800 साल के इन्वेजन के बाद दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं है जो अपना कल्चर प्रिजर्व कर पाया हो सिवाय इंडिया, हिंदुस्तान। वो कैसे कर पाया? तो मेरा पर्सनल मानना यह है कि उसका सबसे बड़ा कारण आपका परिवार, कि अगर आपने, हमारा कल्चर प्रोपोगेशन एक मंदिर पे डिपेंडेंट नहीं था, मंदिर वर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, लेकिन वो कल्चरल प्रोपोगेशन का सबसे बड़ा जिम्मेदारी हमारे घर के एल्डर्स की होती थी, वो अपने और बच्चों वो को संयुक्त सिखाते थे। परिवार। तो जी। आपको अगर मान लो अब लेट्स से इस्लामिक इन्वेडर्स आए और उनको इस्लाम हर जगह प्रचार करना है, तो उनको तो फिर हर घर के एल्डर्स को मारना पड़ेगा ना ये रोकने के लिए। और अगर उनको ही मार दिया तो फिर कोई बचा ही नहीं, फिर आप क्या मतलब हड्डियों और मांस चिथड़ों पे रूल करोगे? तो वो तो उनके प्रैक्टिकल था नहीं। तो हमारा जो माइन्यूट लेवल पे, जो फैमिली यूनिट लेवल पे जो कल्चर का प्रोपोगेशन हो रहा था, वो रोकना किसी भी इन्वेडर के लिए एक माइक्रो स्केल पे इम्पॉसिबल। लेकिन आज की डेट में समस्या जो है वो उससे ज्यादा कठिन है। आज की डेट में हमारे कोई माइक्रो इन्वेजन नहीं हो रहा है, जो इन्वेजन हो रहा है वो सटल तरीके से हो रहा है, हाँ, और वो हो उसको तो रहा है। प्रिजर्व करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि अब हम लोग ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गए हैं। हिंदुस्तान में 15 करोड़ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं आज की डेट में, जो कि संख्या बढ़ रही। अब जी। इन न्यूक्लियर फैमिलीज में ज्यादातर ये देखा जाता है कि माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चों को कोई कहानी सुनाने का या उनके साथ खेलने का उतना समय नहीं है उनके पास, और अगर होता भी तो ज्यादातर लोगों को ये कहानियां पता ही नहीं। तो ये प्रोपोगेट कैसे होगा? स्कूल वगैरह को भी पता नहीं है, और उनको भी उनका इतना ऑब्लिगेशन भी नहीं है। उन्होंने स्टेम पढ़ा दिया, वो खुश हैं कि मैंने मैथ साइंस पढ़ा दिया, बहुत सही, मेरा जिम्मेदारी खत्म। तो बच्चे फिर मोरली करप्ट हो जाएंगे एक टाइम के बाद, और जो हमारा ये कल्चरल कनेक्ट है ये 3 जनरेशन बाद खत्म हो जाएगा अगर हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। तो मेरा ये था कि कुछ करते हैं। अब ये करने के प्रयास में हमने सूत्रधार की शुरुआत की, और उसमें ये हुआ कि भाई शुरू में हमने कहा कि पहले, और शुरुआत करने से पहले हमने 6 महीना खुद अध्ययन किया, समझने की कोशिश करी। तो जैसे जो इजीली एक्सेसिबल उस समय शिव पुराण ही था जो मेरी माता जी पढ़ रही थी, और तो मैंने वो पढ़ा, और वो पढ़ने के बाद मुझे लगा यार इसमें तो बहुत बढ़िया कहानियां हैं, ये तो कहानियां तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, हमको तो इसका बहुत छोटा परसेंटेज पता था। अगर आप वास्ट स्केल में देखो तो बहुत, मतलब हमको 1% भी नहीं पता था। अब जब उनको पता लगा तो हमने कहा ये कहानियां तो हमारे बच्चों को भी पसंद आएंगी। फिर मैंने मेरी बेटी को सुनाना चालू किया और उसने इंटरेस्ट दिखाया, तो हमने कहा नहीं, हमारे पास तो टेस्ट केस है कि बच्चों को पसंद आती है अगर आप उसको ढंग से सुनाए तो फिर हमने उस पर वो कहानियों को रिसर्च करा, और हमने ये भी देखा कि बहुत सारा गलत सलत कहानियां भी प्रचलित हो गई थी, कि भाई जिसकी वजह से जो इंटेंडेड मैसेज था वो डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो हमने कहा अगर सुनानी ही है तो फिर ढंग से सुनाते हैं और सही मैसेज से सुनाते हैं। तो फिर उसके बाद हमने सारा साहित्य जो अवेलेबल था, गीता प्रेस हो गया या और भी ट्रांसलेशन हो गया, वो सब हमने ढूंढ ढूंढ के लाने चालू किए। फिर हमने बोला समरी वर्जन नहीं पढ़ो, अनएब्रिज्ड वर्जन पढ़ो, ताकि आपको पूरा पता लगे, क्योंकि समरी में भी देयर इज इंफॉर्मेशन लॉस, करेक्ट, उसका इंटरप्रिटेशन आप गलत तरीके से भी कर सकते हो। तो फिर वो पढ़ने के बाद हमने एक एक करके छोटी छोटी कहानियां बनाना स्टार्ट किया। गौरव, सारी कहानी ही वहीं शुरू होती है कि जो इंटरप्रिटेशन आए हैं और जो अनुवाद आए हैं, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि उन जो ओरिजिनल जो लिटरेचर था उसको आप कब तक रख पाते, ज्यादातर तो वो श्रुति बेस पर ही था, तो वो जैसे करेक्ट। लिखा गया। और फिर बाद में जो कि ट्रांसलेशन हुए, और ट्रांसलेशन उन्होंने किए हैं जिनको संस्कृत की समझ नहीं थी, तो बहुत वो ज्यादा। सारी, हाँ, बहुत ज्यादा समझ नहीं थी उनकी, वो स्कॉलर्स इतने बड़े तो थे नहीं। और और मोस्ट ऑफ दीज वर डन बाय आउटसाइडर्स। हाँ, जर्मन ज्यादा है उसमें हाँ, जहां तक मतलब मुझे। जिनको जिनको हिंदुइज्म कल्चर की ही समझ नहीं थी, चलो हाँ, लैंग्वेज की समझ तो कम थी, कल्चर की भी नहीं थी। तो वो दो चीजें होती हैं। हो सकता है कि आपको लैंग्वेज की बहुत अच्छी समझ हो, बट आपका जो एक आपके अंदर जो एक भाव है, जब तक वो भाव नहीं आएगा तो आप उसको बस सीधा सीधा एक ट्रांसलेट करेंगे, आप वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं जो कि ओरिजिनल एक लिखा गया था। मिस तो वो इंटरप्रेट हो जाएगा। बहुत बहुत दिक्कत रही। तो ये आपको तो बड़ी, आपने ऑथेंटिसिटी इसकी कैसे चेक की होगी कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कहीं एक लास्ट सब्जेक्ट तो होता ही है कि बस अब मतलब आप पीछे जाते जा रहे हैं, और आपको फिर ये ज्ञात होगा कि हाँ भाई ये है, ये फाइनल है। तो उसको चेक करने के लिए क्या था आपके पास सिस्टम? सो ऑनेस्टली इसका कोई ऐसा कोई मतलब एक सिंगल रूल ऑफ थंब है नहीं।
जनरली क्या होता है कि हम लोग जो सबसे ज्यादा डिटेल्ड वर्जन ऑफ दैट टेक्स्ट इज अवेलेबल वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कि जैसे अब गीता प्रेस से महाभारत मंगाई तो जो उन्होंने 6 खंड में प्रकाशित करी है जिसमें संस्कृत श्लोक भी हैं वो हमने मंगाई। कि श्री मोहन गांगुली जी का ट्रांसलेशन हो गया, फिर अभी जैसे रिसेंटली विवेक देवराय जी का ट्रांसलेशन हो गया। तो जब आप ये सब पढ़ते हो ना तो आपको वो अनुवादिक गलतियां भी आप खुद पकड़ने लग जाते हो, आपको एक समझ डेवलप हो जाती है। जब आप उसको अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हो तो आप खुद समझने लगते हो। तो मतलब हालांकि मैं खुद संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत संस्कृत की समझ है। और तो कहीं कहीं अगर मुझे त्रुटि पकड़ में आती है तो मैं वो भी पकड़ पाता हूँ आज की डेट में, क्योंकि मैंने 3-4 बार अलग अलग वर्जन पढ़ा तो मुझे समझ में। और उससे क्या होता है कि इवन आपको लैंग्वेज की समझ नहीं है लेकिन आपको कल्चर की समझ, तो भी आप त्रुटि पकड़ सकते हो। क्योंकि आप जब वो कैरेक्टर समझोगे कि भाई एक दुर्योधन का कैरेक्टर है वो ऐसा है, और किसी एक पर्टिकुलर जगह ट्रांसलेशन में उन्होंने दुर्योधन के कैरेक्टर को कुछ आउट ऑफ ऑर्डिनरी करते हुए दिखा दिया विच इज नॉट इन सिंक विद दिस कैरेक्टर, तो आप पकड़ लोगे कि यार दुर्योधन ऐसा नहीं कर। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि भाई बहुत ज्यादा प्रचलित है कि द्रौपदी हंसी, अंधे का पुत्र अंधा, और उसने दुर्योधन का अपमान किया। लेकिन पूरी महाभारत में जो द्रौपदी का चरित्र बताया गया है आप मान ही नहीं सकते कि वो चरित्र ऐसा करेगा। समझ रहे हो आप जी। तो फिर आप उस पर अध्ययन किया और डिटेल में गए, 2 वर्जन 3 वर्जन सब जगह वो है ही नहीं कहीं कि द्रौपदी वहां थी। वो तो धर्मवीर भारती जी ने जो अपनी किताब लिखी अंधा युग जो लिखा था उसमें वो सबसे पहली बार उन्होंने यूज किया, और उन्होंने बट उन्होंने भी अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज, उन्होंने भी द्रौपदी को विलेन बनाने के हिसाब से नहीं यूज किया था। नहीं किया था उन्होंने, बट वो उनको एक मिल गया कि वो सारा का सारा आज की तारीख में अगर आप कई लोगों से पूछते हैं कि महाभारत के लिए कौन जिम्मेदार है और कोई द्रौपदी को बोलता है तो वो सिर्फ इसी कारण से बोलता है कि उसने ऐसा कहा था। दैट इज द ओनली रीजन। उसके बाद और भी लोगों ने रीजन डेवलप कर दिए कि द्रौपदी ने कर्ण को अपमानित किया था कि मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी, तो कि मैं कर्ण भी इसीलिए दुश्मन में, सारे जो दुश्मन थे पांडवों के वो द्रौपदी की वजह से थे, इसीलिए वारणावत में उन्होंने द्रौपदी से मिलने से पहले ही जलाने की कोशिश कर दी थी। जब वारणावत में जलाया था तो द्रौपदी थी नहीं कहीं पिक्चर में। तो ये मतलब जबरदस्ती का एक लोगों ने मनगढ़ंत चीज पर घुसाने की कोशिश करी। गौरव मैं आपको बताऊं, जब आप इस सब्जेक्ट पर जब जाते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि फिर वो एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है कि जो आपने बच्चों को बताने की बात की होगी कि हम अपनी पीढ़ी को, बट आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं बच्चे ही नहीं है बड़ों तक भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत गलत तरह से प्रोजेक्ट की गई है। जैसे अभी आपने उदाहरण बताया, या हम शकुनी की जो उस दिन बात कर रहे थे, मास्टरमाइंड ऑफ द महाभारत। और अभी तो आप उनको छोड़ दीजिए, आजकल तो नए नए मतलब इतने पुराने अखबार हैं या समाचार पत्र हैं या वेब पोर्टल हैं, वो ऐसी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोजेक्ट करते हैं। वो एबीपी वाले जो हैं वो आप देखिए कि वो मतलब वो कर्ण ने अपना पूरा यौवन दान कर दिया था। लाइक क्या है ये? तो किसको किया था ये नहीं पता। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा स्केल पर आ जाता है कि हम लोग बच्चों तक ही नहीं बड़ों तक भी। आपने सोचा था इस तरह से कि आप जो एक बहुत छोटे स्केल पे केवल आप अपनी बिटिया के लिए ये सोचते हो और अब ये बहुत स्केल पे आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपको उम्मीद थी कि ये इस स्केल पर पहुंच जाएगा? नहीं, हमने ये मिथ बस्टिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा बाद में आया, लेकिन हमारा जो स्केल का जो एक अनुमान था वो तो हमें शुरू से ही था। कि मैं शुरू में भी लोगों से जब बात करता था तो मैं बोलता था कि मैं हिंदुस्तान में डिज्नी जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूं, कि जैसे कि आज की डेट में मेरा बच्चा क्रिसमस और हैलोवीन और थैंक्सगिविंग मनाने के लिए उत्साहित है तो वो क्यों? क्योंकि उसने वो कंटेंट देखा है। क्या मैं इतना अच्छा कंटेंट बना सकता हूं कि कल को एक अमेरिकन बच्चा बोले पापा रावण का रेप्लिका बनाते हैं, दशहरा मनाएंगे? वो होगी ट्रू सेंस में सॉफ्ट पावर। करेक्ट कि भाई वो हमारे कल्चर को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से वो मतलब उसको अडॉप्ट कर रहे हैं एज इट इज। वो है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर ये नहीं होती कि आपने पेंडरिंग कर लिया, आपने कुछ होता है बना दिया एनआरआई ऑडियंस के लिए। दैट इज नॉट सॉफ्ट पावर, दैट इज अ प्योर प्ले बिजनेस डिसीजन कि आपको वहां से एक ऑडियंस है, वहां पे आपने उनके लिए पेंडरिंग करी, उसके लिए आप इंडियन ऑडियंस कम पैसे खर्चा करती है, वो लोग ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं पर टिकट, तो वो आपके लिए बेटर ऑडियंस हो। तो मेरा जो ये स्केल का जो अनुमान था वो हमेशा से ये था कि मैं इसको बहुत बड़ा बनाना चाहता, क्योंकि ये जब तक छोटे स्केल पे रहेगा जो इसका मैं इम्पैक्ट चाहता हूं वो हो नहीं पाएगा। जो इसका मेरा इंटेंडेड पर्पस है वो तभी सर्व होगा जब ये बहुत बड़ा।
अब उस जर्नी में हम धीरे धीरे नई नई चीजें डिस्कवर करते गए। तो जैसे कि हमारा था कि भाई बच्चों को तो कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं महाभारत का, तो ये मिथ्स बच्चों के लिए नहीं है। जब उसको एक्चुअल कहानी नहीं पता तो मिथ तो दूर की बात, मिथ तो उनके माँ बाप के बस्ट कर रहे हैं हम लोग कि वो गलत कहानी नहीं, क्योंकि माँ बाप ही तो गलत कहानियां वही सुना रहे थे। तो वो जो, वही मैं कह रहा था कि वो बच्चों से शुरू ही कहानी बड़ों तक पहुंच गई है, बड़ों तक पहुंच गई। तो आप उसमें हमने ये ऐड करते गए हम लोग धीरे धीरे चीजें। तो आप जब ये जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो ये पूरा आपका प्रायोजन है, इसमें क्या क्या चीजें आप लेकर आए हैं? जहां तक मुझे तो याद है कि बोर्ड गेम्स हैं, बच्चों के लिए पजल्स हैं, आप ब्लॉग पोस्ट ला रहे हैं, आप यूट्यूब पर आपके डिस्कशंस रहते हैं। तो क्या क्या है इनमें, क्या किस चीज में क्या क्या चीजें तो आप लेकर आ रहे हैं? मेरा ये मानना है कि महाभारत या रामायण ये कहानियां इतनी बड़ी हैं कि इनको आप एक मीडियम से अगर कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो इनको हमको डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और हर मीडियम का एक्सपीरियंस अलग है, हर मीडियम का पर्पस अलग है। जैसे कि अगर आपको लेट से कोई चीज की एनालिसिस में जाना है, जैसे कि ब्लॉग में कभी कभी मैं ऐसे पोस्ट करता हूं कि देखो रामायण और महाभारत में समानता क्या है, कि उसमें कुंभकर्ण था, इसमें विकर्ण था, उसमें विभीषण था, यहाँ युयुत्सु था। अब इस तरह की जो एनालिसिस है वो आप रिटन मीडियम से बेटर कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि इस पे अगर मैं कहानी बनाने जाऊंगा तो वो उतनी अच्छी कहानी बनेगी नहीं। लेकिन जब मैं नल दमयंती की प्रेम कथा सुनाना चाहता हूं तो वो मेरी ऑडियो और वीडियो मीडियम में बेटर कम्युनिकेट होती है। और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ऑडियो मीडियम उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को वो इमेजिनेशन डेवलप करनी पड़ती है और वो अपने आप में दिमाग में इमेजिन नहीं कर पाते। अगर मैं कोई सीन डिस्क्राइब कर रहा हूँ वर्बली, तो उनको एक विजुअल एड देनी पड़ती है, तो उसमें फिर हमको वो वीडियो मीडियम आता है। तो ये रही बात मल्टीपल मीडियम की एज ए स्टोरी टेलिंग चैनल। उसके अलावा जो बच्चों को सबसे ज्यादा इंगेज करती हैं वो है फिजिकल एक्टिविटीज, कि आपके पजल्स हो गए, गेम्स हो गए, आउटडोर एक्टिविटीज हो गई, इस टाइप की चीजें। तो हमने कहा कि अगर हमारा टारगेट 4 से 12 साल के बच्चे हैं तो उनको क्या सबसे अच्छा लगता है, और माँ बाप भी नहीं चाहते कि बच्चे टीवी के सामने बैठा रहे पूरा दिन, तो खाली वीडियो जो है उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमने गेम्स वगैरह बनाए, ये एक्चुअली मैंने साथ में रखा हुआ है दिखाने के लिए। तो ये जी हमने जी गेम जी। बनाया, ये महाभारत पे नहीं, हमने पूरा आधारित है। और इससे क्या है कि बच्चों को महाभारत के प्रति एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि वायव्यास्त्र क्या होता है, अर्जुन कौन था, या ये किसके ध्वजा पे बुल बना हुआ है, जी कौन है ये लोग। तो इनके बारे में जब वो जानकारी करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे कंटेंट के पास आएंगे, जहां पे हम उनको वेल रिसर्च प्रॉपर कंटेंट, तो वो फिर वो दोनों कहानी को गेम से कनेक्ट कर पाएंगे और फिर कहानी के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं 12 साल तक उनको पकड़ के रखा तो 13वें साल बाद वो खुद महाभारत पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको खुद से एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि ये चीज मेरी क्यूरियोसिटी थी, उसको मैंने फुलफिल करी और उससे मैंने नई चीज सीखी। और उसमें हम बहुत सारा और भी कंटेंट डेवलप कर रहे हैं जो बच्चों के लिए टारगेटेड हो, जो हम बाद में करेंगे, जो बेसिकली बेटर क्वालिटी एनिमेशन हो, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो इलस्ट्रेटेड स्टोरीज हैं वो ऑब्वियसली डिज्नी से कम्पीट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके नहीं कर बजट सकते। मिलियंस में होते हैं पर, लाइक 100 मिलियंस पर मूवी वो खर्चा करते हैं। हमारा जी अभी तक टोटल खर्चा हमने मतलब 500,000 भी नहीं किया है। तो हमें पता है कि उसमें नहीं कम्पीट करते, तो इसलिए इसमें हमारी ये पजल्स और गेम्स हेल्प करते हैं, क्योंकि उसमें हम हैस्ब्रो के से कम्पीट कर सकते हैं। कि आप अगर जाओगे मार्केट में और इक्विवेलेंट कोई और कंपनी का गेम देखोगे तो हमारा गेम उससे बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा। तो वो एक है कि भाई प्लेइंग विद योर स्ट्रेंथ वाइल यूटिलाइजिंग द कनेक्ट दैट चिल्ड्रन सी। तो कि मतलब बच्चे भी डेवलप कर रहे हैं, जो आज की डेट में बच्चे जिस चीजों से एक्सपोज्ड हैं हम लोग नहीं थे। तो हम जैसे बड़े हुए, हम उसी सेम यार्डस्टिक से अपने बच्चों को बड़ा नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सीखते हैं, एवरीथिंग इज ए लर्निंग फॉर अस। कि हमने ये दिखाया, हमें भी रियलाइज हुआ कि यार ये बच्चे तो देख ही नहीं रहे। हमने जैसे पंचतंत्र की कहानियां करी, उसमें हमने शुरू में श्लोक डाला, जो श्लोक में लर्निंग है, जैसे सुभाषित आमी गणत्रा जी आजकल कर रही है ना, तो हर पंचतंत्र की कहानी हमारी एक श्लोक से स्टार्ट होती है। अब बच्चों के लिए मुश्किल। हमने ये रियलाइज किया कि हमारा वो वीडियो 25 सेकंड ही देख रहे हैं लोग, कि जैसे ही वो श्लोक आ जाता है वो बंद कर देते हैं बच्चे वीडियो। तो ये भी एक लर्निंग है कि
हमको कैसे उनको वो करना, तो हम अभी उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको बेहतर तरीके से करेंगे। हो सकता है बाद में डाल दें कि आप कहानी सुनने के बाद सुन लो अगर चाहिए तो। बट ये सब चीजें सीख सीख के आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम लेके, और बहुत जल्दबाजी में नहीं है हम, क्योंकि हमें पता है कि ये जर्नी बहुत लंबी है। और अगर हम अभी जल्दबाजी में करेंगे तो जब तक जर्नी के एंड तक पहुंचेंगे हम थक चुके होंगे, तो हमको थकना नहीं। तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें लोगों का सहयोग मिलता रहता है तो और अच्छा लगता है। 100 मीटर की रेस नहीं है, मैराथन है ये, और हाँ बहुत लंबी बिल्कुल जर्नी है, तो थोड़ा बिल्कुल। सा संभल के चलना है। आप मैंने जहां तक मेरी जानकारी, मैंने देखा अभी आप केवल 2 चीजों पर काम कर रहे हैं, महाभारत और रामायण पर ही काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सही कह पौराणिक रहा हूँ? कथाएं भी हम लोग करते हैं, तो जैसे पौराणिक शिव कथाएं पुराण भी। है, हाँ मतलब मोस्टली वही है, और पंचतंत्र स्पेसिफिकली, क्योंकि वो पंचतंत्र। एक पंचतंत्र का भी एक एक रीजन ये है सबसे बड़ा, कि बहुत सारे लोग हैं मॉडर्न एज अर्बन पेरेंट्स जो कि ऐसे बोलेंगे कि हम रिलीजियस नहीं है, हम स्पिरिचुअल हैं, जो उस टाइप के लोग होते हैं, दे एक्सेप्ट पंचतंत्र मच मोर इजीली देन महाभारत रामायण, while I am अरे not going and explaining it to everyone, but we have to adopt, right? तो पंचतंत्र सेकुलर है एक तरीके से अगर आप बोलो। and and they don't even know that from where it's coming. एग्जैक्टली तो आई मीन पंचतंत्र की आधी से ज्यादा कहानियां महाभारत में मिल जाएंगी। ठीक है, वो चलता है, हमारा काम होना चाहिए, हमारी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो कैसे भी एग्जैक्टली। पहुंचे। जो आपकी जो मुझे जो जो मैंने खुद देखा है, जिसको मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया है, वो पजल्स हैं जो आपकी है। तो उसका रिस्पांस कैसा रहा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कभी कभी हम लोग, क्या है, हम लोग तो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, बट वो जिस इंटेंशन से, जो हमारा इंटेंशन है, वो जो उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, जो ले रहा है, वो उसका वही इंटेंट है या नहीं है। तो वो कैसा आपका रहा है अभी तक के? जो भी चीजें आपने शुरुआत की हैं, जैसे बोर्ड गेम है, वो थोड़ा थोड़ा सा अलग हटके है, बट मेरा ऐसा विचार है कि शायद के जो आपके पजल्स हैं, वो एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम होंगे आपके, जो उनको सेलिंग नहीं कहूँ मैं, बहुत अप्रिशिएट किया गया हूँ मेरी तरफ से, तो है ही प्रशंसा। हाँ और लोगों का क्या रहा है इसमें? हाँ, हम तो चाहते हैं कि मतलब लाखों करोड़ों लोग इनको खरीदें। जी। उसके लिए हमको थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा मार्केटिंग वगैरह करनी पड़ेगी, लेकिन हमारा ये है कि अभी तक ग्रोथ ही हो रही है। हमने मतलब चालू किया था जिस महीने, उस महीने 60,000 रुपए की पजल बेची थी, अभी हम लोग थोड़ा मतलब मंथ ऑन मंथ उसमें ग्रो कर रहे हैं। अभी भी हम वो लेवल नहीं पहुंचे हैं जो हमको मतलब सस्टेनेबल बनाए, तो वो हमारा प्रयास जारी है उसमें। लेकिन पजल्स वगैरह में हमने ये भी नोटिस किया है कि कोई किसी ने खरीदी पजल और फिर अपने बच्चों के बर्थडे वगैरह पे वो 10-10 20-20 बॉक्सेस खरीद लेते हैं टू गिव रिटर्न गिफ्ट। तो वो एक मतलब एक काफी पॉजिटिव रिस्पांस है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 या 3 ही प्रोडक्ट हैं बेचने के लिए, बट उसके बावजूद हमारा 25-26% कस्टमर ऐसा है जिसने एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन किए। तो उसको तो आप ऐसे एक तरीके से मान सकते हैं कि लोगों को उसमें एक बार वो यूज करते हैं तो उनको लगता है ये अच्छा है और 2 लोग को देना चाहिए, क्योंकि सेम पजल खुद के लिए तो दोबारा नहीं खरीदेगा आदमी। तो मेरा वही कहना था कि अगर इसको हम व्यापार के उससे देखें, कि आपको इसमें, आपको लगता नहीं है कि जैसे आपके पास 2 ही हैं, तो इस सेगमेंट में आपको थोड़ा सा और लेकर आना चाहिए, पजल्स को और लेकर आना चाहिए। जैसे आपने सही कहा कि बच्चे बच्चे को अगर देते हैं आप, तो वो, आप देखिए, भले ही वो एक पहली बार में तकलीफ होगी, दूसरी बार में होगी, तीसरी बार में तो वो 2 मिनट में लगा देगा, यानी 10 से 5 मिनट आया और 2 मिनट में लगा देगा, और हफ्ते भर बाद फिर वो इस्तेमाल नहीं करता उसको। बट उसको चाहिए है, ये बात तो आप जानेंगे कि उसको चाहिए। तो क्या हम लोग करेक्ट। सोच रहे हैं इसके बारे में कि हम इस तरह के कुछ और एडिशन लेकर आने वाले हैं इसमें? नहीं, हम लोग बिल्कुल लाने वाले हैं। हमारा ये क्या था कि भाई हमारे पास कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते। तो मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे करते हैं, कि भाई हमने 1,000 बॉक्सेस बनाया, वो 1,000 बॉक्सेस बिकेंगे, तब हम और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उस तरीके से है। तो जैसे अभी हम लोग 100 पीसेस पजल्स पे भी काम कर रहे हैं थोड़ा, कि ओके। भाई 35 पीस वाली पजल जो है वो टारगेट छोटे बच्चे हैं, 100 पीस वाली टारगेट का थोड़ा बड़े बच्चे होंगे, क्योंकि जो लोग पजल्स खेलते हैं वो जरूरी नहीं है गेम खेलें। तो दोनों तरीके की ऑडियंस होती है। और पजल का हमारा पर्पस ये था कि भाई बच्चा पजल सॉल्व कर रहा है, मोटर स्किल सीख रहा है, वो तो ठीक है, उसके लिए तो वो पेपा पिग की पजल भी सॉल्व कर सकता है, माई लिटिल पोनी पजल भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन पंचतंत्र की पजल जब वो सॉल्व करता है तो उसको समझ में आता है ये कहानी क्या है, ये तो मुझे नहीं पता। तो उसकी वजह से वो मेरी पंचतंत्र की कहानी देख लेता है। अदरवाइज तो एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंटली मेरी वो कहानी नहीं देखता, क्योंकि उसको लगता है यार बेटर कंटेंट तो बगल में अवेलेबल है, स्क्रॉल करेगा यूट्यूब पे वही मिल जाएगा बेटर कंटेंट विजुअली। तो लेकिन जब वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखने आता है तो इट वर्क्स एज ए हुक, क्योंकि अब वो एक पर्पस से आया है।
और उसको वो पर्पस फुलफिल करना है। तो इसलिए वो कहानी देखते हैं कि अरे ये मतलब शेर है, खरगोश है, क्या हुआ, ये क्या कहानी है, तो फिर वो शेर और खरगोश की कहानी देख रहे हैं। तो ये चीज जो है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमारी कहानियां करने के लिए हमने हमने मतलब 2000 के आसपास का वीडियोस, 3000 वीडियोस हमारे ऐप में है आज की डेट में। और हर वीडियो के लिए हमने, अगर आप देखो तो 5 से 10 इमेजेस तो मिनिमम बनाई है। तो हमारे पास इमेजेस की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। और हम उस लाइब्रेरी को जो उसमें से सिलेक्टिवली उसको पजल के तरीके से पब्लिश कर सकते हैं विद माइनर मॉडिफिकेशन। तो जैसे रणभूमि गेम भी है, तो रणभूमि गेम जैसे मैंने बोला कि जो लोग गेम खेलते हैं वो जरूरी नहीं है पजल सॉल्व करते हैं, और जो वाइस वर्सा। तो रणभूमि गेम से रिलेटेड पजल्स भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे कि एक हमने बनाया है अभिमन्यु वाला सीन, उसकी पजल बनाएंगे। एक भीम डिस्ट्रॉइंग द एलिफेंट आर्मी ऑफ कलिंग, उसकी पजल बनाएंगे। इससे क्या होगा आपको, वो अभी जैसे अगर आप देखो तो महाभारत इवेंट की अगर आप गूगल करो पिक्चर, तो बहुत लिमिटेड पिक्चर्स हैं जो बहुत सारे लोगों ने बहुत बार बनाई, बट ज्यादातर इवेंट जो है वो आपको बहुत रेयरली मिलते हैं। जैसे कर्णवध आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा कि वो रथ का पहिया खींच रहा है, उससे एक वो मिथ भी प्रोपोगेट होता है कि इसको तो गलत मार दिया। फिर आपको जैसे आपको ये भीष्म की मिल जाएंगी बहुत सारी, अभिमन्यु की बहुत मिल जाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूं सात्यकी और भूरिश्रवा की तस्वीर ढूंढो तो आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब कोई आपको एक बालिनीज आर्ट फॉर्म में मिल सकती है इजीली, बट इंडियन स्टाइल में और वैसा आपको बहुत डिफिकल्ट होगा मिलना। जब आप इसको बनाते हैं तो आप इसका संदर्भ कहाँ से लेते हैं? संदर्भ महाभारत हमारे लिए सारा आप सारा वहीं से लेते हैं? हाँ, मतलब हमारा जो रेफरेंस है वो सब सेम रिसर्च से ही आता है। तो रिसर्च हमारी कॉमन है ये सब चीजों को लेके। तो आप आदि पुरुष वाली गलती नहीं करने वाले? वो हमसे नींद में भी नहीं होगी, ये बात तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि इनफैक्ट मैं कल परसों किसी से बोल रहा था, कोई तो इन्वेस्टर है, वो हमसे बात कर रहे थे, तो बोले आप अभी तक तो बहुत दूर हैं, मतलब एक जो ग्रैंड विजन की आप बात करते हैं। तो हमने कहा अभी इंडिया भी बहुत दूर है उस चीज से। अगर मान लो मैं आपको एक डिज्नी वर्ल्ड जैसा थीम पार्क दूं, या मान लो जो कि मतलब समुद्र मंथन राइड है, राम सेतु राइड है, आप पानी में पत्थरों पे पैर रख रख के जा रहे हैं, पत्थर नीचे स्प्रिंग से लगे हुए हैं, आप गिर रहे हैं, जय श्री राम बोल के आप ऊपर, विल बी अमेजिंग फन टू हैव दैट काइंड ऑफ थीम पार्क, राइट? बट वो आज की डेट में ना इंडिया रेडी है उतना खर्चा करने के लिए पर पर्सन, ना मैं रेडी हूं उतना बना पाने के लिए। और इसी का मैं अगर डिजिटल वर्जन बनाऊं तो उसको देखने के लिए भी पब्लिक रेडी नहीं है। अभी गॉगल्स वगैरह जो है वो अभी बहुत नॉवेल चीज है। लेकिन 5 साल 7 साल बाद जब ये रेडी होंगे, तब मैं पहला आदमी हूंगा जो ये बना पाऊंगा। क्योंकि बाकी लोग अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आदि पुरुष वाली गलती कर देंगे। उनकी लंका एसगार्ड जैसी दिखेगी, मेरा हस्तिनापुर हस्तिनापुर जैसा दिखेगा कि उसमें हाथियों के और स्टैच्यूज लगे हुए। अगर आप देखोगे हमारे जो आर्टवर्क, अगर आपने गेम वाला वो देखा हो, तो उसमें जो दिव्यास्त्र वगैरह हैं, जो हर वॉरियर की इंसिग्निया हमने डिफाइन करी है, हर पहली किंगडम बार की ऐसा, इंसिग्निया। वही मैं कहने वाला था कि वो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने पूरा ब्रॉडली उसको डिफाइन किया है। और मेरे ख्याल से वो उसमें कहीं कोई गलती की भी उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि हमारे सारे पुराणों में हर किसी के बारे में दिया हुआ था कि हाँ, वो मतलब कैसे वो। उसमें बहुत ज्यादा मतलब काफी सारा तो विजुअल जो है वो तो क्रिएटिव लिबर्टी है हमारी कि भाई वायु का एनर्जी फील्ड कैसा आता है, बट हमने डिफाइन किया, एक लॉजिक है उसमें। जो लॉजिक है वो हमारा वहां से है। अब उसका विजुअल तो जब जैसे राजा रवि वर्मा ने कैलेंडर आर्ट बनाया तो उन्होंने भी एक रेफरेंस रखा जो प्राइमरीली उनकी वाइफ थी शायद, राइट? बट हमारा वैसा हमारे पास भी वैसी इमेजिनेशन लानी पड़ती है। हमारे पास ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं कोई ह्यूमन को रेफरेंस बना के बना दूं, तो हमको ज्यादातर इमेजिन करना पड़ता है। और इमेजिन जितना आप अध्ययन करोगे इमेजिनेशन उतनी बेटर होगी, क्योंकि बिना अध्ययन करके आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। तो जैसे वायव्यास्त्र है, वायव्यास्त्र आपका हॉलो बनाया है। वायव्यास्त्र का आप टिप देखोगे कि इसके अंदर वायु है, वायु की एनर्जी। तो इतना सब हमने सोचा है, इस वजह से हम वो बना पाए हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये बच्चों तक ये पॉपुलर होने का ना हो पाने का एक कारण ये भी था कि हमने कभी उनको ये चीजों को विजुअल आइडेंटिटी दी नहीं। तो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते कि भाई अर्जुन ने वायव्यास्त्र मारा या द्रोणाचार्य ने वरुणास्त्र मारा, उनको पता ही नहीं ये है क्या। अब वो इमेजिन कर पाएंगे, करेक्ट? तो जैसे अब आयरन मैन आता है, वो देख सकते हैं कि भाई उसके आर्मर से एनर्जी फील्ड निकल रही है, वो उड़ रहा है, तो उससे वो कनेक्ट करते हैं, राइट? लेकिन अपने अस्त्र का उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि अग्नेयास्त्र कहां से आया, ऐसा किया तीर मारा, 2 तीर टकराए, खत्म हो गया।
That is what the depiction was till now, right? या फिर वो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, उसमें नागस्त्र चलता था तो वो दो सांप ऐसे आते थे, टकराते थे, एनर्जी लिखती थी, वो दैट वाज, पर वो उन्होंने उसके हिसाब से उनके अपना किया टेक्नोलॉजी था। उस समय के हिसाब से वो हिसाब से काफी ठीक था मतलब। काफी। आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद से आपके काम में थोड़ी सी और आसानी आने वाली है, डिजाइनिंग में और उन सब चीजों में, या ये इससे और ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है कि जिसकी जो मर्जी होगी वो होने लगा है, हम लोग देखने लगे हैं कि वो अपने हिसाब से हर किसी भगवान की एक जो है इमेज एक आ रही, भगवान की नहीं, शहरों की भी, मॉडल की भी, देशवासियों की भी, निवासियों की, सबकी भी आ रही। आपको लगता है ये एक, मतलब ये भी एक तरह से हमला ही है? हमला में नॉट बी द राइट वर्ड, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं वो कोई बहुत ही ज्यादा सोची समझी उससे नहीं कर रहे हैं। वो बेसिकली अपना एक क्या बोलें कि एक लेजी वे ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट माइट गिव देम व्यूज। एसेंशियली एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूं कि बहुत कम एफर्ट पे हमने कुछ बना दिया जिससे 50 लाइक आ जाएंगे और हमको एक ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा कि वाह वाह मैंने कुछ प्रोड्यूस किया। 45 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब, लेकिन मुझे मतलब एक जिस चीज से मुझे एक बहुत खुशी मिलती है, जो ट्विटर वगैरह पे मैं देखता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो 20-25 साल के लोग हैं आज की डेट में, वो लोग बहुत जागरूक हो गए। वो हमारी जनरेशन से ज्यादा जागरूक है, एटलीस्ट मुझे ऐसा फील होता है। तो जब कोई चीज ऐसी आती है तो वो उसको कॉल आउट कर देते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो आदि पुरुष ब्लॉकबस्टर होती। अगर आप देखो कि जो मनोज मुंतशिर ने जो 2 गाने रिलीज कर रहे थे मतलब आदि पुरुष के, वो गानों के हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज है। मेरे बच्चे दोनों ट्विंस हैं, वो जय श्री राम सुने बिना सोते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो, लेकिन जब जो यंगस्टर्स ने देखा कि जो चीज कॉल आउट करने वाली थी उसको कॉल आउट किया, और उसी मूवी में जो चीज अप्रिशिएट करने वाली थी उसको अप्रिशिएट भी किया है। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजों को रिजेक्ट कर दिया। जहां पे वो जो गाना है, जो धुन है, वो एटलीस्ट मतलब, अब उसमें ऑब्वियसली अगर आप डिटेलिंग में जाओगे तो उसमें भी आप फिर उसको कर सकते हो, लेकिन एक विजुअल राम नाम में ये पावर है कि वो सुनने में ही मजा आता है, आप कहीं भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में घुसा दो। वो तो एक्चुअल वैसा में है। अगर उस फिल्म की हम लोग चर्चा करें तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार मनोज मुंतशिर को मानता हूँ। अगर वो सोशल मीडिया पर आके ज्यादा। रोज एक नया तर्क नहीं देता, कुतर्क नहीं देता, हाँ तो हाल नहीं होने वाला था। उसने और लोगों को भड़का दिया एक्चुअल में कि मतलब हाँ, मतलब गुस्सा आ जाता लोगों को कि उद्दंड मतलब। थी वो पूरी तरह से, एक के मतलब ढीठता थी, ढीठ पने से कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। अपनी माँ की भी पोयम सुना दी, सब करके देख लिया, और अंत में आके उसको क्षमा मांगनी पड़ी कि नहीं नहीं, ये मैं गलत था। अब इसको पर वो इसके लिए मैं काफी वन लाइनर्स मारा करता हूँ। तो एक इसके लिए मेरा वन लाइनर है कि दीज पीपुल आर कॉन्फिडेंट इन देयर इग्नोरेंस। यस वेरी उनको ट्रू। उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, बट जितनी छोड़ नीम हकीम खतराए जान, हमारे यहाँ कहावत है ना, वो यही है जी कि जी हमको जी। एक चीज का पता है और हमको इस बात का इतना कॉन्फिडेंस है। अंग्रेजी में बोलूं तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट, कि जब मुझे नहीं पता था मुझे लगता था मुझे बहुत पता है, और जैसे जैसे मैं पता करता जा रहा हूं मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत कम पता है, अभी बहुत पता यस करना बाकी है। पर ये तो बुद्धिमान लोगों की वो है ना, पर बाकी तो ये लोग तो मतलब अकलमंद होते हैं, कुछ लोग अकलबंद होते हैं, तो ये तो अकलबंद वाली श्रेणी में आते हैं। तो चलिए हम लोग लौट के अपने उस पर आते हैं। हाँ तो जरूरी है। वो अलग डायरेक्शन में। वो लंबा खिंच जाएगा टॉपिक। जी। आप इसमें, आपके मैंने ब्लॉग पोस्ट भी देखे हैं, ब्लॉग पोस्ट भी लेकर आ रहे हैं, तो आप इनको किंडल के बुक्स में लेकर भी आने वाले हैं क्या, किताब कहानियों को? या आपको लगता है अभी ऐसा नहीं है कि ये आप मतलब जो मुख्य कहानियां हैं जो सबने सुनी है वही लेकर आए, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप भ्रांतियों के ऊपर ही ला सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात जो होती है, मतलब छोटे छोटे ऐसे हैं जो जिसके आपने एपिसोड भी डाले हुए हैं, जो आप हर उसमें एक मिथ बस्टर के नाम से आपने शुरू किया हुआ है। सोमवार को मंडे मिथ बस्टर्स। जी, जो आपने किया है, तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो छोटे छोटे उसमें, यानी कि एक 20-18 जो आपका एक फेवरेट है, कि 18 हर उसमें, यानी कि पहला भाग 18 फिर दूसरा भाग, ऐसे करके कुछ है आपका, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं आप क्या? ऐसा इमीडिएट प्लान नहीं है, लेकिन मेरा एक ये है, जैसे मिथ वाला ये जो आइडिया आपने दिया है इस पे एक्चुअली काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने लिख तो रखा ही है सब। आपने लिख रखा उसको है थोड़ा हमको, किंडल पे लाने में तो हाँ आपको मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको। हाँ, मतलब वो कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल, बट अभी तक हमने उस बारे में सोचा नहीं था। और दूसरा
हमारा उद्देश्य है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचे, और किंडल इसलिए हमारे उसमें उतना फीचर होता नहीं था क्योंकि किंडल का रीच जो है वो अभी भी लिमिटेड है कंपेयर टू अदर मीडियम्स अवेलेबल। तो हम लोग प्रिंट वगैरह में भी करने की प्लान कर रहे हैं, मतलब दिमाग में है, अभी तक उस पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, बट उसमें सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में क्या चीज चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। जो 7 से 12 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उसके लिए कोई भी कुछ नहीं बना रहा है हिंदुस्तानी, ना कोई उनके लिए सिनेमा बना रहा है, ना कोई उनके लिए वेब सीरीज मूवी सीरीज बना रहा है, ना कोई उनके लिए साहित्य लिख रहा है, बहुत लिमिटेड, 1-2 लोग लिख। तो उनके लिए जो, और उनको सबसे ज्यादा जो इस एज ग्रुप के लिए काम हो रहा है वो कहां हो रहा है? जापान में और अमेरिका, यूएसए में। तो ये एज ग्रुप वाले लोग इनवेरिएबली या तो वो जापानीज कार्टून देखते हैं, महंगा देखते हैं, या फिर वो आपका अमेरिकन सीरीज या अमेरिकन कंटेंट देखते हैं, इंडियन कंटेंट जीरो। तो मेरा ये एक अभी फिलहाल एक पर्पज जो है कि इस एज ग्रुप को मैं कैसे अपने हिंदुस्तान इनवर्ड लुकिंग बनाऊं। ये आउटवर्ड लुकिंग तो ऑलरेडी बनते चले जा रहे हैं। आपने इसके बारे में बातचीत की होगी, सर्वे किया होगा, तो आपको लगता है ये जो एज ग्रुप है, भारत का जो एज ग्रुप है, कितना बड़ा है? पहली बात, क्या इसकी पॉपुलेशन है और इनकी पसंद और नापसंद क्या है? कुछ ऐसा डेटा है आपके पास? अब ये मतलब हमने कोई ऐसा एक नंबर्स वगैरह तो निकालने की कोशिश नहीं करी, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी ए लार्ज नंबर. So from a business perspective, I am saying कि I were not too worried about the market size, if that is what the intent of the question was. The second point is कि how to tap into this group for interest. तो जो interest है वो हमको generate करना पड़ेगा, हमको एफर्ट डाल के क्रिएट करना पड़ेगा. एक नेचुरल इंटरेस्ट उसका बच्चा क्या होता है, जो चीज से एक्सपोज होता है उसके लिए इंटरेस्ट जनरेट करता है. जो चीज उसको एक्सेसिबल ही नहीं है वो आउट ऑफ द ब्लू ही कांट बी इंटरेस्टेड अबाउट इट. इसीलिए उनको हम ऐसे फॉर्मेट में चीजें दे रहे हैं कि जो एक्टिविटी उनके लिए इंटरेस्टेड है, अब वो एक्टिविटी में महाभारत के अराउंड डिजाइन कर दूंगा तो उनका महाभारत की तरफ एक्सपोजर आ जाएगा. अदरवाइज वो मेरा आपसे सवाल ये था कि जैसे अभी आपने बात की कि वो लोग जब हम लोग कुछ नहीं बना रहे हैं, भारत में कुछ नहीं बन रहा, वो तो या यूएस रिलेटेड है या जापानीज कॉमिक हैं या उनकी जो कार्टून वाली जो मूवीज हैं वो लोग देखते हैं, तो वो उनकी पसंद है इस तरह की, और उसमें भी कहानियां अलग अलग होती हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं. तो ऐसा कुछ मुझे नहीं है, मैं तो आपसे केवल एक चर्चा के माध्यम से पूछ रहा हूँ, शायद आपने कुछ किया हो उनकी इस एज ग्रुप की. जैसे अगर आप ये मान के चलें कि जो हम लोग 5 से लेके, आपने कहा 3 से लेके 7 साल वाला ग्रुप है, हम लोग उनको महाभारत पंचतंत्र ये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. एक तो वो ग्रुप होगा कि जो बड़ा हो रहा है और वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, तो उस एक ग्रुप के लिए आपको कुछ एक नया डिजाइन करना पड़ेगा, या तो आप गेम करें, पजल्स तो वो लोग आएंगे नहीं, ऑनलाइन गेम हो सकता है या कुछ तो भी हो सकता है. करेक्ट. बट अगर जो फर्स्ट यूजर है, यानी कि जिन्होंने कभी भी नहीं किया, आज की तारीख में 7 साल का एक है जिसने आज तक महाभारत के, उनके लिए क्या हो सकता है? मतलब ऐसा क्या नई चीज हो सकती है कुछ? आई एम जस्ट आस्किंग. नहीं, तो जो गेम वगैरह हम बना रहे हैं वो उनको ही ध्यान में रख के बना रहे हैं कि अब जैसे जो हमारा जो गेम है वो हमने इस हिसाब से बनाया कि भाई खेलने में आसान. अब जैसे हमारा यही गेम अगर एडल्ट्स खरीद लेंगे तो वो बोलेंगे बड़ा बेकार गेम, क्योंकि उनको कम मजा आएगा. लेकिन 7-8 साल का बच्चा, जैसे मैं मेरी बेटी के साथ खेलता हूँ, इनफैक्ट बनाने से पहले मैंने एक कागज में ड्रॉ करके बेटी के साथ ही खेला था 2-3 बार, तो उसको बहुत मजा आता था. तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, इसको डेवलप कर सकते हैं. और उसमें क्या किया हमने कि गेम प्ले बहुत इजी रखा है, लेकिन वो गेम प्ले के थ्रू उनको नई नई चीजें, नए नए टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाया, राइट, कि भाई अस्त्र क्या होते हैं, दिव्यास्त्र क्या होते हैं, राइट, वो दिव्यास्त्र एक्सप्लोजन हो जाए तो उसको कैसे काउंटर करते हैं, वॉरियर्स के नाम से कि भाई इरावान कौन था, सात्यकी कौन था. आधे से ज्यादा लोगों को सात्यकी का नाम ही नहीं पता है. आप गेम खेल लोगे तो सात्यकी का एटलीस्ट नाम तो पता लगेगा. उसके बाद हमने उसके, तो गेम उनको खेलना पसंद है, स्पेशली गेम अपने पेरेंट्स के साथ खेलना और भी ज्यादा पसंद है, जो वो समय देना भी चाहिए एक्चुअल में, जो कि अभी नहीं हो रहा है. तो हमारे गेम में जो बात कर रहे थे, जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो, तो वो भी हमारे गेम का उद्देश्य है कि जैसे अब हर वॉरियर और हर किंगडम को एक इंसिग्निया देना, उनको रिप्रेजेंट करना, उसका गेम प्ले से कोई खास फर्क पड़ता नहीं. वो इसलिए है कि वो पेरेंट्स के लिए है, ताकि when they are playing with the kid they also are excited to learn more from it.
and invariably, maybe not 100%, but a particular set of parents will start bonding with their children over stories of Mahabharata. And that will be the victory which will tie in with the original thought process about your familial bonding. If I am able to bring that back in, वो मेरे लिए सबसे बड़ी विजय हो। और उसमें जरूर मुझे क्या है कि सबको नहीं जीतना है, एक जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अगर उसमें एक पर्टिकुलर लेट से 10-12-20% लोग भी अगर इस उसमें मेरे कन्वर्ट हो गए तो वो मेरे लिए एक बड़ी विजय होगी, राइट। और फिर ये लोग जो होंगे, यही लोग जो हैं ये आगे चीजों को बढ़ाएंगे, राइट, इसको फिर प्रोपोगेट करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे। जैसे आज मैं कभी किसी फ्रेंड सर्कल में बैठता हूं तो नेचुरल क्यूरियोसिटी लोग पूछने लगते हैं कि अच्छा कुछ बताओ, कुछ कहानी सुनाओ, तो इंटरेस्ट है सबको, बट ये अभी बहुत कैजुअल इंटरेस्ट है, अभी ये मतलब फन एक्टिविटी की तरह करते हैं। धीरे धीरे जब इस तरीके के लोग, मेरे जैसे लोग और बढ़ेंगे, और देयर विल बी 100,000 lakhs ऑफ सच ग्रुप्स एवरी वीक एवरी मंथ, तो फिर ये काम और आसान होता चला जाएगा। मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि जैसे आज की तारीख में स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, राइट, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि इस तरह के शोज हो कि जहां इस तरह की बातें हो कि वो खड़ा हो, जैसे किस्सा कोई एक होता था कि कहानियां कथा वाचन हमारे यहाँ तो प्रचलन ही है, राइट, आज भी वो है, बट वो जिस तरह से होता है वो देखिए क्या है, अब कथा वाचन आप किसी भी कहें तो वहां पे जो पंडाल लगा दिया जाता है, फिर वहां जहाँ बैठे हैं तो वहां आपको बच्चे वो 7 से 12 या वो आपको नई जनरेशन वाले कम दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो आप जैसे आप कुमार विश्वास जी हैं, राइट, वो अभी नया उन्होंने शुरू किया है, तो वो जिनकी एक अपील, शायद वो एक ऐसा क्राउड लेकर आए कि अगर वो लेकर आते हैं तो अच्छी बात हो सकती है। अदरवाइज एक पूरा एक शो हो, वहां पर मेरे 100 ही लोग आए, बट एक खड़ा हो कि अगर कोई सुना रहा हो तो इट कैन बी लाइक वंडरफुल डे। मैं आपको इसको बिजनेस लैंग्वेज से भी टाई इन करके बताता हूँ, ठीक है जी, हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री है, जीडीपी कितना भी हो, हिंदुस्तानी गरीब है, इस बात में हमको कोई शर्म लेने वाली बात नहीं, जो सच्चाई है उसको एक्नॉलेज करेंगे तभी उसको चेंज कर पाएंगे। अब उस गरीबी का कॉन्सिक्वेंस हमारी जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे पेरेंट्स को था कि भाई इस गरीबी से बाहर निकलना है, ये न प्रकार है, उसका उन्होंने एकलौता तरीका ये देखा कि भाई इनको अच्छी एजुकेशन दो तो ये कहीं नौकरी कर लेंगे, और नौकरी कर लेंगे तो घर में एक बंधा पैसा आने लगेगा और उससे हमारी एक अपवर्ड मोबिलिटी हो जाएगी, सेफ्टी जो चीज थी भाई। अब हमारी जनरेशन के लिए वो गरीबी का कॉन्सिक्वेंस क्या है कि तो उन्होंने, हमारे माँ बाप ने अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया, बच्चों को पढ़ा दिया। अब हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, तो हमको ज्यादातर बच्चे मिशनरी स्कूल चले गए, कॉन्वेंट चले गए, राइट। अब वहां पे तो कल्चर एजुकेशन ये इस टाइप की होती नहीं है, उनका पर्पस अलग है। लेकिन हमारी जनरेशन में उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि पेरेंट्स कैन नॉट स्पेंड मोर मनी। तो जब एक फैमिली की स्पेंडिंग डिसीजन पे आता है तो वो ये नहीं कर सकते कि भाई इतना पैसा महीने का मैं मेरे बच्चे के एंटरटेनमेंट में खर्चा करूंगा और इतना पैसा मैं अपने एंटरटेनमेंट में खर्चा करूंगा। Very few families have that kind of luxury. उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ज्यादातर बच्चे सिनेमा देखने मॉल जाते हैं। हमारे यहाँ द ओनली आउटडोर एक्टिविटी दैट इंडियंस डू इज गोइंग टू सिनेमा और गोइंग टू मॉल, करेक्ट, क्योंकि वहां पे आप बच्चे को भी साथ ले जा सकते हो, आप वहां पे खुद भी इंजॉय कर सकते हो, और आजकल प्ले एरिया वगैरह बना दिया है, वहां पे आप 100-200 रुपए देके बच्चे को जमा कर दिया 1 घंटे के लिए, आप जाके पिक्चर देख के आ गए, राइट, दैट इज द। अब हमारा क्या पता, जो जिस तरीके की एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं वो या तो छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है या बड़े बच्चों के लिए बनाई जाती है, बड़े मतलब एडल्ट्स के लिए बनाई जाती है। दोनों का कंजंक्शन जो है वो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। हम जो, जैसे हमने गेम में ये दिमाग लगाया है कि इसमें बच्चों के लिए तो फन है गेम प्ले की, भाई डाइस थ्रो किया, आगे गया, हताहत हो गया, वेपन लग गया, पीछे आना पड़ा, रिकूपरेट हो रहा है, वापस जा रहा है, राइट, बच्चे के लिए फन। बड़े के लिए फन है भाई सात्विकी कौन था, करेक्ट। तो जो हमने इसमें फिलॉसफी लगाई है, द सेम फिलॉसफी वी वांट टू अप्लाई टू द इवेंट्स एंड द एक्टिविटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, कि कोई भी इवेंट हम डिजाइन करें वो ऐसा हो जो माँ बाप बच्चे साथ में एंजॉय कर सके, और उसके लिए ही हम ऐसा कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करते हैं। हम कोई भी चीज करने के लिए पहले ये सब सोचते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे कहीं सुनी हमारा पॉडकास्ट है, उसका टारगेट बच्चे नहीं है, उसका टारगेट बच्चों के माँ बाप है। मिथबस्टर सीरीज है, उसका टारगेट माँ बाप है। तो आप सूत्रधार ऐप अगर यूज कर रहे हो तो वो खाली बच्चों के लिए या खाली माँ बाप के लिए नहीं है,
वो दोनों के लिए है। हमारे ऐप में स्टोरीज फॉर किड्स, बच्चों की कविताएं, ऐसे करके 3-4 सेक्शन अलग से हैं जो बच्चों के लिए, बाकी सारा उनके माँ बाप के लिए। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हम बच्चे को डायरेक्टली नहीं बता सकते विदाउट पेरेंटल सुपरविजन। तो आप देखिए, बच्चा आपसे रोज रात में जिद करता है पापा कहानी सुनाइए, आप कहानी देखिए हमारी और फिर बच्चे को रात में सुनाइए जो भी आपके दिमाग में बचती है। आप भी तो सीखिए और आप बच्चों भी को सीखिए और बच्चों को भी सिखाए। तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है इसका कि भाई ऐसी एक्टिविटीज बनाओ कि जहां पे दोनों आए और दोनों के लिए इनफ फन हो टू एंजॉय, स्पेंड 2-3-4 आवर्स ऑफ द डे एंड देन गो बैक होम विद सम एनलाइटनमेंट, सम जॉय कि भाई मैंने आज कुछ अच्छा किया। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूं डिज्नी वर्ल्ड का या वार्नर ब्रदर्स मूवी वर्ल्ड की। अगर आप एसएल वर्ल्ड में, मैं मुंबई में रहता था, एसएल वर्ल्ड में गए, 500 रुपए का टिकट लिया, हमने बोला बड़ा महंगा है। ऑस्ट्रेलिया में थे, गोल्ड कोस्ट में हम गए, वार्नर ब्रदर्स मूवी वर्ल्ड, 15,000 रुपए का टिकट दिया, हमने कहा वाह बड़ा फन किया हमने, बहुत मजा आया। ये कहां से आया माइंड से? ये इसलिए क्योंकि जब आप एसएल वर्ल्ड जाते हो, वहां की किसी भी राइड में कोई स्टोरी नहीं है, आप कोई एंटिसिपेशन से नहीं जा रहे हो, आप वो एक दिन का एक्सपीरियंस है। जब आप डिज्नी वर्ल्ड जाते हो, दैट इज एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ टाइम, राइट? तो कैन आई कन्वर्ट दैट इन इंडिया विद इंडियन स्टोरी कि आप रामायण को एक्सपीरियंस कर रहे हो। भाई रामचंद्र जी ऐसी जर्नी से गए थे, आप जा सकते हो उस जर्नी से, जाइए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रामचंद्र जी की जर्नी वही है ना, जर्नी ऑफ लर्निंग। विश्वामित्र बचपन में लेके गए थे, क्या उनको सिखाया ना उन्होंने, वेपन्स वगैरह जो बाद में काम है। वो एज में तो उनको नहीं पता था, बट इट वाज अ जर्नी ऑफ लर्निंग। शबरी से मिले, उन्होंने कुछ बताया, कबंध से मिले, उन्होंने कुछ बताया, विराट को उद्धार किया, उधर से कुछ पता लगा। तो एक हर स्टेप पे कुछ ना कुछ सीखे, और वो सीख जो है वो इवेंचुअली उन्होंने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया और भगवान है। बट विदाउट दैट जर्नी अगर आप बोलोगे तो भगवान मानेंगे नहीं लोग, समझ रहे हो? एक जब तक, और वो मजा भी नहीं आएगा ना कि अगर कोई आप लेट से फिक्शनल कोई कहानी हम पढ़ रहे हैं और वो कैरेक्टर की कोई आर्क ही नहीं है, वो कैरेक्टर इज बॉर्न परफेक्ट, सुपरमैन है वो। इसीलिए अगर आप देखो तो सुपरमैन पे अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सुपरमैन बन ही गया उसकी है। कोई जर्नी नहीं है ना, वो तो कोई जर्नी नहीं है कि भाई कैसे, तो पहली मूवी में जर्नी दिखा दी कि भाई बच्चा है, बट बच्चा बड़ा हुआ तो वो परफेक्ट था, उसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है। तो हर कोई परफेक्ट बनना पड़ता है। परफेक्ट अगर कोई परफेक्ट है पहले से, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है उसको एक्सेप्ट करना कि आप देख रहे हो कि भाई ये जीवन की जो, और फिर आप रिलेटिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि हमारी भाई पत्नी से झगड़े हो गए हाँ भाई, सत्यभामा भी नाराज होती थी श्री कृष्ण से करेक्ट। तो आप रिलेट कर सकते हो, रिलेटिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और इसलिए आप देखो तो श्री कृष्ण और श्री राम क्यों इतने पॉपुलर हैं। हमारे विष्णु जी के और भी अवतार हुए हैं, राइट? हम वो अवतारों की तरह पूजा करते हैं, बट जितनी हमारी श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा होती है, उतनी मत्स्य अवतार की तो पूजा नहीं होती, क्योंकि मत्स्य अवतार वाज बॉर्न फॉर ए पर्पस। उन्होंने अपना, एंड दे वर परफेक्ट, दे हैड नो जर्नी। वो आए कि मुझे ये करना है, करके चले गए। श्री राम आए, उन्होंने एक पूरी जर्नी जी, एक पूरी लाइफ जी, फिर उन्होंने एक चीज अचीव करी, तो उनकी लाइफ का पर्पस अलग, इसलिए हम रिलेट कर पाते हैं। कैन आई मेक दैट सेम थिंग? जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भावुक हो जाते हैं वो सीन, जैसे रामचरितमानस वगैरह का पाठ होता है, अच्छे खासे पाठ करने वाले अयोध्या कांड पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही अपने आप में बहुत आप मतलब, राइट? अरे यार, आप सोचो जो गांव में रामलीला होती है, अमेच्योर एक्टर्स होते हैं वो, राइट? मोस्ट ऑफ देम आर नॉट प्रोफेशनल एक्टर। वो कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सब आते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं और फिर इवेंचुअली रामलीला प्रस्तुत करते हैं, और दशरथ विलाप होता है तो पब्लिक वहां पे रो रही होती है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि वहां पे कोई आपके बहुत शानदार एक्टर हैं कि वहां पे मतलब रॉबर्ट डिनीरो एक्ट कर रहे हैं, उनकी एक्टिंग से इंप्रेस हो गए। मैं सोच के भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लाइक वो जो होता है वो, पर वो वही है, भाव वाली बात है कि जिस भाव से वो प्रस्तुत करते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा कहना कि भाई ये जो कहानियां हैं, इनकी खुद की पावर इतनी ज्यादा है कि जैसे जब मैं इसमें घुसा और घुसता चला गया, क्यों? क्योंकि वो कहानियों ने मुझे खींच लिया जी। वैसा सब लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बट हमको उनको वहां पहुंचाना है कि आप इसको छुइए, आप इस पे टच करिए, आप एलिस इन वंडरलैंड, आप रैबिट होल में घुसिए, फिर जो आपको मजा आएगा आप उसके अंदर ही रहना चाहेंगे। वो जो दुनिया है वो अलग है, आप उससे बाहर निकलेंगे नहीं। आप इनफैक्ट और 4 लोग को इन्वाइट करेंगे कि आप भी आइए, मैं उम्मीद जैसे मैं कर रहा हूँ हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आप एक दुर्लभ स्वप्न देख रहे हैं, ये आगे चल के अवश्य पूरा हो।
और गौरव, मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और जितना अच्छा काम आप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इसमें सफलता और सफलता प्राप्त करेंगे। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपको जानता हूं, और मुझे ऐसी बातें जानने को भी मिलती हैं। हर व्यक्ति यही समझता है कि उसने अगर बचपन में रामायण पढ़ी है, महाभारत पढ़ी है, तो उसको सब पता है। क्योंकि वो जब हम बचपन में, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बच्चों, मतलब हम लोगों ने बचपन में ही एक बार पढ़ी थी, वो पढ़ी ऐसे थी, या तो वो जो संक्षिप्त मतलब अखंड रामायण कॉमिक होती बुक थी, फॉर्म में। कॉमिक बुक फॉर्म में, या अखंड रामायण में सिर्फ पाठन होता था। उतना हाँ, समय, 24 घंटे वो। 24 घंटे वाला होता था। या आपकी माँ जब बैठ के पूजा कर रही है, वो पढ़ रही है, उसमें से कुछ भी निकाल के पढ़ रही है, तो आप बगल में बैठे हुए हैं, या आप क्यूरियोसिटी में आप पन्ने खोल रहे हैं और वो सुंदर तस्वीरें दिख रही हैं, तो उसके आजू बाजू के पेज पढ़ के वही है। तो आप किसी से पूछते हैं आपने रामायण पढ़ी है, तो हर किसी का जवाब होता है हाँ पढ़ी है, और वो इस प्रकार से पढ़ी हुई होती है। इतनी सारी घटनाएं हैं जिनको एक अलग ही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आज की तारीख में किया जा रहा है। तो आपका बड़ा आभार है कि आप इन सब सारी चीजों को, जो सत्य है, उसको सामने लेकर आ रहे हैं। और एक बार हमसे जुड़ने के लिए गौरव, शुक्रिया अदा कहूँ, इससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहूंगा। ऐसी कोई चीज जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, और जो आप कहना चाह रहे हो अपने, अब तो आपके पास पाठक भी हैं, आपके पास दर्शक भी हैं, और आपके पास प्लेयर, सब सब हैं आपके पास। तो उनके लिए कोई आप कुछ कहना चाहें, आपकी तरफ से कोई अपील हो, नए लोगों के लिए या पुराने लोगों के लिए, प्लीज, आपका स्वागत है। तो एक सिंपल सी बात है जो मैं कहना चाहता था बिफोर वी रैप अप, कि जब, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था और घर में भाई दूज की पूजा होती थी, तो उसमें एक चौक पूरी जाती थी, अगर आपको याद हो। उस जी जी चौक में अलग अलग चित्र बनाते थे कि ये गंगा यमुना है, ये शेर है, ये है। फिर एक हमको बुलाया जाता था, जाओ एक बेर का वो टहनी तोड़ के लाओ, उसमें कांटे होने चाहिए। फिर एक वो मूसल रखा जाता था, फिर उसमें ड्यूरिंग दैट पूजा वो उससे काटते थे, कांटों को वो करते थे। फिर वो डाल के वो, मतलब एक वो जो चीज थी, उसका मतलब और उसकी जरूरत मैं अब समझता हूं, जब वो मेरे साथ नहीं हो रही। नहीं। क्योंकि वो जो करते थे उसमें वो माँ मेरी कहानियां सुनाती थी, 7-8 कहानियां सुनाते थे कि वो जीजा ने जाने से मना कर दिया तो कुत्ता बन के आ गए, राइट। या वो सांप था एक भाई, उसके मतलब बच्ची उसने स्टार्टल कर दिया, उसकी पूंछ कट गई, तो उसको लोग चिढ़ाते थे, तो वो बहन से गुस्सा रहता था। फिर फाइनली उसने देखा कि बहन पहले उसके लिए दुआ मांगती है, फिर अपने बाकी भाइयों के लिए मांगती है। इस तरीके की कम से कम 7-8 कहानियां हमको हर भाई दूज में सुनाई जाती थी, और वो जो चित्र होते थे वो उसी के होते थे कि शेर खड़ा हो गया, आप शेर की बहन की पूजा कर दी, भाई बच गया। और जब मैं आज की डेट में देखता हूं कि ये कहानियां अभी पता ही नहीं है लोगों को, और वो कहानियां क्यों थी, वो कहानियां, अब जैसे हम लोग बनाते हैं रक्षाबंधन, 50 लोग फेमिनिस्ट लोग खड़े हो जाते हैं कि एक बहन को भाई की से क्या रक्षा की जरूरत है, बहन अपने आप में सुपीरियर है, आप क्या जानते हैं कि फेमिनिन इंफीरियर है। अरे भाई, उसी हिंदुस्तान में भाई दूज भी मनाई जाती है जिसमें बहन आगे खड़े होकर भाई की रक्षा करती है। तो आप अपने कल्चर के जो ये कहानियां थी, जो ये रिचुअल्स थे, जो लोग बोलते हैं रिचुअल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये रिचुअल्स थे ये हमें सिखाते थे अपने कल्चर के बारे में। मैं आज की डेट में ये स्टेटमेंट मार सकता हूं क्योंकि मैंने दोनों रिचुअल देखे हैं, मैंने दोनों रिचुअल की कहानियां सुनी है मेरे माँ बाप से, मेरे अग्रजों से। जिन्होंने नहीं सुनी वही ऐसे मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते, जिन्होंने सुनी है उनको पता है कि हमारा कल्चर इतना नहीं है, थुथला नहीं है, उथला नहीं है, हमारा कल्चर बहुत डीप है। आप वहां तक घुसने का प्रयास किए बिना आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये रिचुअल्स इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं कि हर पेरेंट, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, दे शुड रिवाइव दीज रिचुअल्स। इफ दे डोंट नो, ask the parents. If you don't know, ask your grandparents. If you don't have parents, grandparents, invent your rituals based on the stories that we are telling, but create some rituals which act as a connect with the culture and act as a way to propagate our culture forward to the next generation. तो गेम्स खेलना एक अलग चीज है, वो सब अलग चीज है, बट ये जो है एक डे टू डे लाइफ में आप पास ऑन कर रहे हैं, वो जो लर्निंग है, वो जो होगा, वो फिर बाद में जो लोग पिक्चरों वगैरह बोलते हैं कि भाई उसमें इतनी इजीली कैसे कन्वर्ट कर लिया, फिर नहीं कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इनका जो कनेक्ट होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। फिर ये सामने वाले को चमका देंगे कि रास्ते में कोई आया बोले नॉक करके कि आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट गॉड, तो बोलो यस लेट्स टॉक अबाउट हिम, व्हिच वन यू वांट टू टॉक अबाउट।
जब आप उस कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे तो फिर आप कन्वर्ट नहीं होगे, वो सामने वाला कन्वर्ट हो जाएगा कि भाई साहब आपका थोड़ा ज्यादा अच्छा है। तो लेट अस होप वी सी दैट डे एंड उम्मीद थैंक यू करते वेरी हैं। मच। गौरव Thank you करते for हैं दोस्तों। having me, and hopefully we ऑलवेज might do more such sessions and talk more about stuff. गौरव, शुक्रिया, बहुत बहुत Thank आभार you. आपका हमसे जुड़ने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।